अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन सब के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस पटल को मैं ज्यादा खोल के नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए एक तंत्रेण उन सबका स्वागत करता हूँ। एक जो बलराम शुक्ल जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उनको मैं देख पाया हूँ। विमलेंदु जी हैं और स्वयं कवि श्वेत केतु जी, उन सबका भी स्वागत है। सर्वप्रथम हम एक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कामम आपकी आवाज थम गई है। विश्वेश भक्ति मतुला ममलाम स्मरेस्त्वम् कामं भविष्यति तवाभिमता प्रदेशा स्वर्गो निवत्स्यसि चक्षुषी देवतानां किंतु स्मरिष्यसि यदा प्रतिवेशिनो अस्मान् विश्वेश भक्ति मतुला ममलाम स्मरेस्त्वम्। हे विश्वनाथ, ये तुम्हारा प्रदेश कामम तवाभिमतः प्रदेश स्वर्ग हो जाएगा, देवताओं की आंखों में स्वर्ग निवास करेगा। लेकिन हे विश्वनाथ, तुम हम पड़ोसियों को याद करोगे। विश्वनाथ को कहा जा रहा है कि आप आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपसे छूट गए हैं, उनको तुम याद करोगे और उन पड़ोसियों की अतुलनीय और निर्मल भक्ति को तुम बार बार याद करोगे। एक ऐसी स्मृति को लेकर के ये जो कविता कही गई और जिस काव्य में है, उस काव्य का आज विमोचन होना है, विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका का। और इस पर संस्कृत कविता कल, आज और कल का व्याख्यान होना है। पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर अष्टभुजा शुक्ल जी करेंगे। उससे पूर्व, लोकार्पण से पूर्व, मैं रचनाकार डॉक्टर प्रताप मिश्र जी, जो श्वेत केतु नाम से संस्कृत में लिखते हैं, आग्रह करूंगा कि वे अपनी रचना की पृष्ठभूमि को और पुस्तक की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए पुस्तक का परिचय प्रदान करें। सम्माननीय मित्र एवं कविवर श्वेत केतु। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य शुक्ल जी, फिर भी कुछ बातें कहने की आज्ञा मुझे मिली है। तो प्रथम तो ये इतना बड़ा जो शब्द है कवि कविता, कवि कर, काव्य कर्म, हाँ ये गलती हुई है या फिर संयोग से कुछ कविताएं मैंने लिख दी हैं जरूर। और एक इस तरह से ये घटनाक्रम है सर कि हम बनारस के रहने वाले हैं, यही यही हमारी जन्मभूमि है। और विश्वनाथ कॉरिडोर जितने प्रांगण में फैला हुआ है वो हमारी खेल भूमि, क्रीडा भूमि है। उन्हीं गलियों में हम बचपन हम लोगों का बड़ा हुआ। हमें से तमाम मित्र यहाँ पटल पर उपस्थित हैं, इन सब का बचपन वहाँ पे बीता है। तो विश्वनाथ मंदिर के लिए, कॉरिडोर निर्माण के लिए जब ये भूमि अधिग्रहित होना शुरू हुई तो पहले तो लगा कि नहीं ये रुक जाएगा, थम जाएगा। वर्षों से ऐसा चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखते देखते वो सारी भूमि आत्मसात कर ली गई। और जितने भवन थे, बहुत बड़ा एक मोहल्ला था, एक मोहल्ला के 18 मोहल्ले थे, सारे मोहल्ले, करीब करीब 800 भवन और करीब करीब 12 से 15 हजार परिवार विस्थापित हो गया। ये सब चीजें अखबार में पढ़ने में अच्छी लगती थी, चलो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक दिन संयोग से मैं इस संस्थान के अध्यक्ष, रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी के साथ कॉरिडोर को देखने गया, जबकि वो भूमिसात हो रहा था। तो वहां पड़े मलबे को देख के
एक अजीबोगरीब जिसको कहते हैं, एक विचित्र विचित्र अनुभूति होने लगी। वो आत्मीय अनुभूति थी, लेकिन बड़ा हृदय द्रावक था। वो दृश्य बड़ा हृदय द्रावक था और अनेक ऐसी स्मृतियां वहां से जुड़ी हुई थी। तमाम विद्वानों के भवन, तमाम पुस्तकालय, तमाम मंदिर, तमाम चीजें अचानक से स्मृति में आती चली गई। हम लोग वापस तो हो गए 2-2.5 घंटे घूमने के बाद, लेकिन वहीं से एक गोदौलिया जगह है, गोदौलिया से डॉक्टर त्रिपाठी ज्ञान प्रकाश जी अलग हो गए और मैं अपने घर की ओर चला, यानी गोदौलिया से लंका की ओर। ये 2.5 किलोमीटर का फासला आते आते मेरे अंदर बहुत तेजी में एक कुछ उठ रहा था कि मैं इसको लिख दूं, और नहीं रहा जाता। प्रायः हिंदी में लिखने का शौक था, या कभी कभी हाथ चलाया करते हैं अपनी स्वांतः सुखाए। तो कई बार हुआ नहीं हिंदी में, कई बार हुआ नहीं संस्कृत में, लेकिन पंक्तियां संस्कृत में उठती थी तो नहीं रहा गया। और सुनारपुरा पे एक पन्ना खरीद के मैंने उसको लिखना शुरू किया। करीब 36-37 पद्य लिखा गए। तो वहाँ बड़ी विनम्रता से क्षमा के साथ कहूंगा कि पान खाता हूँ, पान खा लिया एक, और वहां से फिर 80 आते आते फिर मुझे लगा कि फिर कुछ उठ रहा है और फिर लिखना चाहिए, और फिर मैंने लिखी। करीब करीब वो 46 पद्य हो गए थे। घर आया और सारी स्थितियां बताई, और मेरे छोटे भाई अनुज शायद इस पटल पे होंगे, प्रवीण कुमार मिश्र, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया लिख डाला, इसको 2-4 और कर दो, पंचाशिका हो जाएगी। हम कहे तुम भी अब इसको लगे कविता बनाने ये हो। तो खैर सर, इस तरह से वो 50 पद्य बन पड़े थे और वो रखे रह गए। ये जो हमारे मित्र छोटे भाई हैं, ये बड़े हनुमान जी का काम करते हैं मेरे लिए, तो ये जबरदस्ती इसको प्रकाशित करो करके वो प्रकाशित भी हो गई और आपके सामने है। कवि नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ, विभक्तियां जोड़ने आती हैं। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी का स्मरण करूंगा। कर्ता कर्म क्रिया पहचान करा दिया था, विशेष विशेषण कैसे जोड़ते हैं ये भी बता दिया था, और इंद्र वज्रा क्या है, उपेंद्र वज्रा क्या है ये भी समझा दिया था। तो लेकिन ये दुस्साहस हम न कर सके सर कि कविता लिखी जाए, और कविता जरूर लिखते और भी लिखते। आज आपके उद्बोधन के बाद से हम लोग कविता जरूर लिखेंगे, बल्कि इसी अनुशासन के लिए आज वर्षों से हमको लग रहा है कि वर्षों से कविता कर्म हम लोगों ने निषिद्ध कर रखा था। वह इसलिए कि इसमें अनुशासन की बहुत जरूरत है। विद्यार्थी के साथ साथ अध्यापक भी हूँ, अध्यापन में और पढ़ता भी हूँ, कई कविताएं पढ़ता भी हूँ। तो कविताओं के लिए जिस अनुशासन की जरूरत थी वो अनुशासन हमें नहीं मिली। वर्षों पूर्व पुनः मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी का आभार कहूंगा कि उन्होंने आपकी कविताएं और हिंदी धारा की तमाम कविताएं उनके सहयोग से मुझे पढ़ने को मिली थी, और तब से मुझे मालूम हुआ कि कविता लिखने के लिए भी एक बहुत बड़े फलक की जरूरत है, एक बहुत चीजों की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है आपको सुनना है सर, हम लोगों को। इस किताब की जो भी पृष्ठभूमि थी, जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया। बाकी आप प्रमाण है, सहृदय समाज प्रमाण है, और अनुशासन आपसे मिलेगा। हम लोग जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद श्वेत केतु जी। और एक विशेष बात दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक के लेखक के रूप में इन्होंने संस्पर्ता शब्द का प्रयोग किया है। बलराम शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं कि यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरे संस्मरण हैं और काव्यमय स्मृतियां इसके अंदर भीतर प्रकट हुई हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका कवि की स्मृतियां हैं। और मैं अब आग्रह करूंगा अष्टभुजा शुक्ल जी से कि वह पटल पर इस पुस्तक को प्रदर्शित करते हुए इसे लोकार्पित करें, और जिन सदस्यों के पास ये पुस्तक हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि वे आदरणीय शुक्ल जी के साथ पटल पर इस पुस्तक को दिखा करके इसको लोकार्पित करें। आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी। जी जी। दिख रही है पुस्तक? जी हाँ बिल्कुल, ये आपके द्वारा लोकार्पित हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बड़ी सुंदर बात है। अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई। प्रताप जी को हाँ। अभिनंदन। जी और जी। वस्तुतः काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया गया पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन दुनिया का देखना और कवि का देखना
किस तरह अंतर हुआ करता है, उसको हम कवि के द्वारा अपने लिए लिखे गए संस्कृतता शब्द से ही जान सकते हैं। वो कह रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर जो हैं, इसके साथ मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। इस तरह की ये कविता जब आती है और इस लोकार्पण के बाद आज का जो व्याख्यान आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सबका ये सौभाग्य है कि हम शुक्ल जी के साथ आज उपस्थित हैं। अष्टभुजा शुक्ल जी का परिचय यदि मैं देने जाऊं तो मैं समझता हूं कि ये मेरी धृष्टता होगी। इनका कोई परिचय नहीं देना ही मेरे ख्याल से मेरे लिए एक शिष्ट व्यवहार होगा। और आपका बिना परिचय दिए हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कविता क्या होती है, ये जानने के लिए इन्हें हमें पढ़ना होगा। और आज आपके द्वारा जो व्याख्यान का विषय निर्धारित किया गया है, वह संस्कृत कविता कल, आज और कल, जो स्वयं संस्कृत कविता के बड़े नैष्ठिक अध्येता है और अध्येता होने के साथ साथ उसके अध्यापक भी रहे हैं। संस्कृत कविता को जिन्होंने अपने भीतर रचा है और पचाया है, और पचाने के बाद उनकी कविता जब हिंदी में उतरती हैं, तो हिंदी में संस्कृत भाषा का कोई ऐसा एक तरह से के दुष्प्रभाव नहीं लिए हुए, अपनी सहज भाषा को लेते हुए, नहीं तो प्राय ये हुआ करता है कि जो संस्कृत के पंडित हुआ करते हैं, वे जब हिंदी में लिखते हैं तो उनकी हिंदी हिंदी नहीं रह जाती है। उनकी कविता किसी किसी एक तरह के प्रभाव में आ जाती हैं। वो प्रभाव ना आकर के स्वभाव में जब आप लिखते हैं, तो ऐसे वक्ता आज हमें उपस्थित हैं और उनके लिए कोई भूमिका बना पाना कम से कम मेरे लिए संभव नहीं है। और मैं सीधा मंच शुक्ल जी को समर्पित करता हूं कि संस्कृत कविता अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य काल में किस तरह आती हैं और आप किस तरह से देखते हैं। इस कविता में किस तरह से युगबोध आता है, किस तरह से समकाल के प्रश्न जुड़ते हैं और इसका क्या स्वभाव है, क्या इसका वैशिष्ट्य है, इस पर आपके व्याख्यान से, आपका ये जो व्याख्यान जो होगा, मैं समझता हूं कि ये हमारे दर्शकों के लिए तो उपयोगी होगा। हम सब जो संस्कृत के शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और जो रचनाकार हैं संस्कृत के, शुक्ल जी यहाँ उपस्थित है, बलराम जी, श्वेत केतु जी हैं, उन सब रचनाकारों के लिए भी एक दीप का काम करेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रदान कर हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी। प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान की ओर से प्रस्तावित आभासी पटल पर आज मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। एतदर्थ मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। संस्कृत के विदांबरों, पंडितों के बीच में मैं मितमति वाला आदमी, जो कुछ भी अस्फुट ढंग से टूटे बिखरे विचारों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा, उसे आप लोग ठीक उसी रूप में ग्रहण करेंगे। आज का यह कार्यक्रम संस्कृत के कीर्तिशेष आचार्य रमाकांत
शुक्ल जी की श्रद्धास्पद स्मृति को समर्पित है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम यह भी रहस्य खुला मेरे सम्मुख कि प्रताप मिश्र ही श्वेत केतु हैं, क्योंकि कवि का कोई परिचय इस पुस्तिका में नहीं दिया गया है, न तो चित्र दिया गया है, न कवि के जीवन वृत्त के बारे में कुछ दिया गया है। तो यह जो है मतलब चोरी चोरी कविताएं बहुत से लोग करते रहे हैं। छुपे रुस्तम निकले प्रताप जी, तो उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं सबसे पहले अर्पित करता हूं। यह जो काव्य पुस्तिका है विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका, तो जो संस्कृत काव्य की परंपरा रही है उसमें शतकों की परंपरा रही है। हिंदी में सतसई की, प्राकृत में गाहा सतसई लिखी गई। और तो ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका है, अपने यहाँ चौर पंचाशिका भी लिखी ही गई है। तो उस परंपरा में जो यह संस्कृत कविता हमारे सम्मुख आई है, इसके लिए सबसे पहले मैं शुभाशंसा प्रकट करता हूं और कवि श्वेत केतु को बधाई देता हूं। मित्रों, यह जो आज का प्रस्तावित या निर्दिष्ट विषय है, संस्कृत कविता कल, आज और कल, ये विषय अपने आप में विषय नहीं बल्कि समुद्र है एक तरह से, क्योंकि ये केवल ह्यः स्वः और अधुना जैसे 3 पदों या शब्दों का मामला नहीं है। विषय का विस्तार इतना है कि इस पर कोई भी व्याख्यान पर्याप्त नहीं होगा। तो जो ये विषय का समुद्र है, इसमें डूब जाने के खतरे ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो डूबना है और साहित्य में डूबना, तो यह थोड़ा प्रीतिकर मुहावरा हो जाता है, क्योंकि निमग्न होना उसमें तो डूब जाए। अगर आदमी सांगोपांग निमग्न हो जाए साहित्य में, तो ये माना जाता है कि वो पूरे स्नायु तंत्र से, पूरी हार्दिकता से, पूरी भाव संपदा के साथ साहित्य का अवगाहन कर रहा है। इस डूबने को आप सब जानते हैं, रीतिकाल के बहुत बड़े और सतसई के ही कवि, बिहारी कवि हुए। इस डूबने के बारे में उनका एक दोहा है जो संप्रति याद आ रहा है कि तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये जो कविता का रस है, या जो शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का या संगीत का जो रस है, या जो प्रेम का रस है, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, इसमें बिहारी कहते हैं कि अन बूढ़े बूढ़े, जो इनमें डूब नहीं गया, पूरी अपनी सत्ता के साथ जो निमग्न नहीं हो गया, काव्य रस में जो नहीं निमग्न हो गया, अगर नहीं डूबा तो बूढ़े, तो समझिए कि उसका जीवन ही डूब गया। लेकिन अनबूढ़े बूढ़े तिरे, वो लोग
पार कर गए, उसे संतरण कर गए, तैर गए, जे बूढ़े सब अंग, जो अपनी सारी सत्ता के साथ उसमें निमग्न हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो विषय है, विषय का आप्लावन, विषय का विस्तार इतना है कि जो कवि गुरु हैं हमारे, इसके बारे में तो उन्होंने कहा ही है, तितीर्षुम दुस्तरम मोहा दुर्पेनास विसागरम। तो विषय समुद्र है जो आज का विषय। इस नाते उस विषय को साधना या उसको बहुत सम्यक ढंग से प्रस्तुत कर पाना कठिन कठिन क्या असंभव सा है, लेकिन फिर भी कुछ पल्लवग्राही ढंग से मैं इस पर बातें करने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले तो यह कि जो ये प्रदत्त विषय है कविता कल, आज और कल, मुझे याद आ रहा है कि बनारस में ही एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे, वशिष्ठ मुनि ओझा जी, और उन्होंने आज से लेकर के मनोहर कहानियों तक की पत्रकारिता की थी। तो उन्होंने हिंदी कविताओं का एक संचय निकाला था और उसका ठीक यही नाम था, हिंदी कविता कल, आज और कल। तो उस चयन के पीछे उनकी अपनी दृष्टि थी कि हिंदी कविता का जो अतीत रहा है संपादक या संयोजक या कवि की दृष्टि में, और उसका जो वर्तमान रहा है और उसका जो भविष्य है, तो ठीक यही शीर्षक जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है इस समय कि हिंदी कविता कल, आज और कल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये केवल 3 पदों या 3 शब्दों का मामला नहीं है, इसमें विषय प्रवेश करना ही मुश्किल है, क्योंकि संस्कृत वाङ्मय जिस पर कि हम सब विद्यार्थियों को, अध्येताओं को इस बात का गर्व है कि वो विश्व का ऐसा समृद्ध वाङ्मय है जिसकी तुलना और किसी साहित्य से, किसी वाङ्मय से नहीं की जा सकती। उसकी एक सुसमृद्ध परंपरा हमारे पास मौजूद है। तो यह जो, लेकिन अब जो ये विषय उपस्थित किया गया, संस्कृत कविता कल, आज और कल, और ये संस्कृत कविता चूंकि हम कह रहे हैं, तो ये लगता है कि ये विषय जो हमारी आज की जीवन व्यवहार की भाषा, या कहा जाए देश की भाषा या राष्ट्र की भाषा, जो कि हिंदी स्वीकार की गई है, तो उसका प्रभाव, मैं थोड़ी शायद विलोम ढंग से बातें कहने जा रहा हूं, उसका प्रभाव अब संस्कृत साहित्य पर, संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य पर पड़ रहा है। क्योंकि संस्कृत में तो कोई भी विधा रही हो, नाटक रहा हो, आख्यायिका रही हो, प्रहसन रहा हो, भाण रहा हो, प्रकरण रहा हो, जो भी रहा हो, उस सब को तो काव्य ही कहा गया है। और आज जब हम उसे संस्कृत कविता कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह हिंदी की अध्ययन पद्धतियों का, या कि कहें कि उसकी संवेदना का, या कि कहें उसकी विचार सरणियों का प्रभाव संस्कृत कविता पर पड़ रहा है। क्योंकि संस्कृत में आज कविता भी लिखी जा रही है, कहानी भी लिखी जा रही है, उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं। ये जो विधाएं और विधाओं का श्रेणीकरण जो साहित्य में हुआ है, और खास तौर से हिंदी में भी जो पाश्चात्य परंपरा से आया हुआ है, तो और यह इस प्रभाव को, यानी संस्कृत पर हिंदी के इस प्रभाव को मैं किसी कुप्रभाव के रूप में नहीं देख रहा हूं।
यह एक प्रकार की पारस्परिकता ही है, क्योंकि आज जाहिर सी बात है कि हिंदी एक व्यापक भाषा है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि विश्व की शायद चौथी भाषा है बोलने वालों की, हिंदी भाषा भाषियों की। और जबकि संस्कृत भाषा भाषियों की संख्या अपेक्षया अल्पसंख्यक होती जा रही है, तो ऐसे में अगर संस्कृत साहित्य की सृजनात्मकता हिंदी के गुणसूत्रों को अपना रही है, तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार की भाषिक पारस्परिकता से बहुत सारी चीजें संभव होती है। और जाहिर सी बात है कि भाषा जिसके जरिए संस्कृति बनती है, उस संस्कृति के निर्माण में कोई एक भाषा, कोई एक संस्कृति, बल्कि भाषाओं का समुच्चय, संस्कृतियों का समुच्चय काम करता है। ऐसे में बल्कि जो समस्त भारतीय भाषाएं हैं, उनकी जो बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उनसे समृद्ध होकर के जो सृजनात्मकता हमारे सम्मुख आती है, वह शायद हमारी संस्कृति की बहुवचनात्मकता को और समृद्ध करती है। प्रश्न भाषा की शुद्धता अशुद्धता का नहीं है, बल्कि भाषा की समावेशिता का है, मुझे लगता है। क्योंकि आजकल भाषा का व्यवहार भी कुछ लोग ऐसे हैं, संस्कृति की आंधी कुछ इस तरह से चलाई जा रही है भारतीय संस्कृति की, कि कुछ लोग भाषा का व्यवहार इतने तत्सम शब्दों के साथ करना चाहते हैं हिंदी में, कि वो लगता है कि जैसे वो कुछ भाषा के शब्दों से जैसे परहेज कर रहे हैं। जबकि जाहिर सी बात है कि उर्दू, फारसी, इन सारी भाषाओं की एक बहुत समृद्ध परंपरा, और फारसी और संस्कृत की तो जो आत्मीयता या पारस्परिकता रही है बहुत ही मतलब प्राक्तन काल से ही, उसे देखते हुए, लेकिन आज जो भाषा व्यवहार बिल्कुल परहेज की तरह एक ऐसी तत्सम भाषा, और वो भी भारतीय संस्कृत के नाम पर चलाने की कोशिश, जैसे कि पथ्यों से परहेज किया जाता है, उस प्रकार से शब्दों से परहेज करने की एक परंपरा भी क्रियाशील है। मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म पहले आई थी, उसका एक गाना कोई था कि यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। तो यह जो है मतलब ये कुल मिला करके कोई प्रेम गीत जैसी संवेदना तो इस शब्द संयोजन में नहीं ही था। केवल जो शब्दों का कड़कपन, या कहा जाए कि मतलब जो तत्समता थी, हो सकता है कि मतलब प्रेम को कहीं चिढ़ाने के लिए ही इस गीत का न प्रयोग किया गया हो गीतकार के द्वारा, यह भी संभव है मुझे लगता है। तो जो भाषा व बोध है, यह एक बड़ी बात है। संस्कृत अगर हिंदी के प्रारूपों में अगर आ रही है, तो ये संस्कृत के विस्तार के लिए, संस्कृत वाङ्मय के भले के लिए, उसके कल्याण के लिए, और उसके बल्कि प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि संस्कृत में बल्कि कहा जाए कि जो हमारा अद्यतन संस्कृत की सृजनात्मकता है, और चाहे वो इसके पहले की रही हो, दोनों में संस्कृत साहित्य में अब भी उतने ही मानक सृजन हो रहे हैं, जहां तक लिखित साहित्य की बात है, मुझे ऐसा लगता है एक पाठक के तौर पर। लेकिन उसकी जो व्यापकता, व्यावहारिकता भाषा की है, वो निरंतर छीण होती गई है समाज से, और ऐसा होता भी रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा है इतिहास में जबकि संस्कृत ही एक सार्वकालिक भाषा थी, सर्व समाज की भाषा थी, और उस समय भी पैशाची, प्राकृत, और कहा जाए कि
अपभ्रंश जैसी भाषाएं उसी के समानांतर चल रही थी, जो बोलियां थी, उपबोलियां थी। लेकिन यह जो भाषिक रागात्मकता है, इसके बारे में मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है कि मतलब भाषा की शुद्धता को लेकर के जो आग्रह बनाए जाते हैं, बल्कि दुराग्रह। कहा जाता है कि विजयनगर, जो कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही स्थापित और बहुत उज्जवल राज्य माना जाता रहा है विजयनगर, उसके कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय के समय में, तो उस समय कहा जाता है कि एक जो तेलुगु भाषा थी और संस्कृत भाषा, तो उनके दरबार में कवि, युवा कवि और कविता का नवोन्मेष करने वाले, नव अनुसंधान करने वाले कवियों का, 8 कवियों का एक समुच्चय था उनके यहाँ, जिसे वो अष्टदिग्गज कहा करते थे। उन्हें अष्टदिग्गज नाम दिया गया। तो अष्टदिग्गजों में एक नाम था अल्लासानी पेड्डाना, एक कवि हुए। और अल्लासानी पेड्डाना जो थे, वो जो उनकी तेलुगु मातृबोली थी, मातृभाषा थी, उसमें वो कविता करते थे। और बाद में चल करके प्रबंध के नाम से उनकी काव्य शैली सामने आई। तो जो ये अल्लासानी पेड्डाना थे, वो जो कविताएं, क्लासिक कविताएं किया करते थे, और बहुत ही, बल्कि उन्हें एक तरह से तेलुगु कविता का पितामह माना जाता है। तो उनके सामने कोई फिर संस्कृत का पंडित स्कॉलर आया, तो संस्कृत में ही कविता रचने का आग्रह लिए हुए। तो उसने कहा कि ये जो अल्लासानी पेड्डाना थे, उनको कहा कि हाँ, ये जो तेलुगु की शब्दावली है वो बिल्कुल लोहे जैसी है। उस पंडित ने, जो संस्कृत निष्ठ पंडित थे, स्कॉलर थे, उन्होंने कहा जो तेलुगु की शब्दावली है लोहे की तरह है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि बात आप सही कह रहे हैं, ये जो लोहा है, आप जैसे संस्कृत के अरण्य में, सघन अरण्य में घूमने वाले, विचरण करने वाले हाथी के पैरों में सांकल की तरह ये लोहा है। तो वहां पर जो है तत्समता का जो दुराग्रह है भाषा को लेकर के, वह मतलब उसका एक तरह से तनुकरण हमारे समय में हुआ है। और संस्कृत तो वैसे ही, संस्कृत का वाङ्मय इतना विशाल, उसका हृदय इतना विशाल है, उसकी सर्जनात्मकता इतनी व्यापक है कि उसमें बहुत सारी चीजें, कौन से शास्त्र, अनुशीलन की कौन सी धारा, ज्ञान विज्ञान का कौन सा विभाग छूटा है संस्कृत में। बल्कि कहा जाए कि मतलब, और ये कि जो संस्कृत में क्या क्या नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि संस्कृत में क्या नहीं है, तो ये हम कहने की स्थिति में है भाषा को लेकर के। कहने का आशय है, लेकिन यहीं पर शायद हो सकता है विषयांतर हो रहा हो, मुझे लगता है। फिर भी तो ये जो, जैसा कि मैंने अनुरोध किया इसके पहले, कि संस्कृत की सर्जनात्मकता पर अगर हिंदी का सत्प्रभाव पड़ रहा है समय के साथ साथ, तो ये कोई अनुचित बात नहीं है। क्योंकि संस्कृत में अब गजलें लिखी जा रही हैं, बल्कि गजलें बहुत ज्यादा लिखी जा रही हैं। संस्कृत में मुक्त छंद की कविताओं का प्रयोग होने लगा है। हर्षदेव माधव जैसे कवि, शब्दानाम निर्मक्षिकेश ध्वंसावशेषु, उनका संग्रह ही है, सारी की सारी कविता उनकी वो मुक्त छंद में। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने कनीनिका उनकी, हमारे समय में ही बलराम शुक्ल जी हैं, कविताएं लिख रहे हैं, छंदोबद्ध कविताएं लिख रहे हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने
तो कहानियां भी लिखी हैं संस्कृत में। और आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे युग पुरुष के तो कहने ही क्या, वो संस्कृत वाङ्मय का जैसा आडोलन बिलोलन और हमारे समय में जितना मूल्यवान मूल्यांकन वो कर रहे हैं संस्कृत के बारे में, क्योंकि जो एक भ्रम फैला हुआ या फैलाया जाता है कि संस्कृत केवल पूजा आराधन अनुष्ठान का ही विषय है, और ये उन मोटी बुद्धि के लोगों के द्वारा फैलाया जाता है जो संस्कृत का आईवुड़ तक नहीं जानते। तो कहने का आशय ये है कि इसी के साथ साथ जो भाषिक सजगता और इसी तरह से जो सांस्कृतिक समेकितता, ये दोनों चीजें क्योंकि भाषा के जरिए हमारी संस्कृत समृद्ध होती है। मुझे याद आ रहा है इस समय जैसे वो कालिदास ने ही वर्णन किया है, संगम का वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि संगम में ये जो गंगा की उज्जवल जलधारा और यमुना की श्यामल जलधारा दोनों एक साथ पश्या नवद्यांगी विभाति गंगा भिन्न प्रवाह यमुना तरंगी। हे सीते देखो ये जो गंगा की ये उज्जवल जलधारा और जमुना की श्यामल जलधारा से भिन्न प्रवाह वाली इस गंगा को देखो, तो दोनों धाराएं समानांतर चल रही हैं, अपने अपने रंग लिए हुए चल रही हैं, अपनी अपनी तरंगों के साथ चल रही हैं। लेकिन भला ये कौन कह सकता है कि जमुना का जल उस गंगा के जल में अंतर्वर्ती ढंग से भीतर भीतर नहीं मिल रहा हो। ये जो संस्कृतियों का संगमन होता है, और हमारे समय में जो सांस्कृतिक शुद्धता पर जो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी एक तरह से एकेश्वर वाद पर एक प्रकार से जोर दिया जा रहा है, तमाम प्रकार की शुद्धताओं पर, और सांस्कृतिक शुद्धता के नाम पर जितनी सांस्कृतिक अपसंस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो बहुत ही खेदजनक है, कम से कम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में। मैं भाषा के इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि बात उसी दिशा में चली जा रही है। जैसे ये श्वेत केतु जी का ये संग्रह विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका, तो कॉरिडोर इनका नाम दिया हुआ नहीं है, ये तो प्रशासन ने नाम दिया है विश्वनाथ कॉरिडोर। इस नाते मैं विश्व के ये श्वेत केतु को प्रश्नांकित नहीं कर रहा हूं इस शब्द के। रामायण एनक्लेव, क्या तुक है भाई, भाषा का की कौन सी संगति बैठाई जा रही है? हम किस समय में रह रहे हैं, किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? रामायण एनक्लेव, विश्वनाथ कॉरिडोर, ये कौन सी भाषा हम निर्मित कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि यह भाषा टाट पटोरे वाली भाषा है। रेशम और टाट को अगर आप एक साथ जोड़ने की कोशिश करें तो वो जो दृश्यपट सामने होगा वो कैसा लगेगा, ये देखने की बात है। क्योंकि यह जो सांस्कृतिक संकरता एक प्रकार की है, और यह बहुत ही दुखद है कि समस्त भारतीय भाषाओं की आत्मा पर आज अंग्रेजी या अंग्रेजियत बैठा दी जा रही है। सारी भाषाएं, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बांग्ला हो, वो लोग भी अंग्रेजी के शब्दों को तो स्वीकार कर लेते हैं, उसका विस्थापन उन्हें मंजूर है, लेकिन हिंदी शब्द को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं एक भाषा के तौर पर। तो यह जो आयातित संस्कृति का एक बोझ और भाषा को जो विरूपित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, रामायण के साथ एनक्लेव क्या होता है भाई? विश्वनाथ देवाधिदेव विश्वनाथ के साथ कॉरिडोर क्या होता है? ये कौन सा शब्द संयोजन है? लेकिन जो सत्ताएं वो इसी तरह की चमक दमक पैदा करने के प्रयास निरंतर करती है।
एक और सत्ता राज सत्ता, और दूसरी ओर कवि की सत्ता जो उसके पास शब्द सत्ता होती है। ये समानांतर रूप से चलते रहते हैं। किसी भी समय को, अपने इतिहास को हम किस रूप में देखेंगे? जो शासक है, जो प्रशासक है, वो तो देखेगा कि विक्रमादित्य का समय था, वो तो देखेगा कि शाहजहां का समय था। पंडित राज जगन्नाथ ने तो दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा, वो तो देखेगा शेरशाह सूरी का। आप समय को किसके द्वारा संबोधित करना चाहेंगे? एक लेखक, एक साहित्यकार, एक सर्जक, एक कवि, क्या वो विक्रमादित्य से समय को जानेगा? क्या वो शाहजहां से समय को जानेगा? क्या वह कान्य कुब्जेश्वर के समय से समय को जानेगा? एक साहित्य के विद्यार्थी का शब्द की सत्ता के साधक का समय कवि समय होता है, और जो साहित्य और संस्कृति का साधक है, उसका समय वास्तव में हम व्यास के समय से अपने समय को परिभाषित करना चाहेंगे, हम वाल्मीकि के समय से अपने समय को परिभाषित करना चाहेंगे, कालिदास के समय से, भवभूत के समय से अपने समय को, शूद्रक के समय से अपने समय को परिभाषित, बाणभट्ट के समय से अपने समय को परिभाषित करना चाहेंगे। तो यह जो है इस प्रकार की चीजें, और ये भी बिल्कुल आया हुआ ही प्रसंग है कि विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका में जब श्वेतकेतु ये कहते हैं कि निजाम जन्म कर्म भूम धूल सा दृष्टवा, अपनी जन्म कर्म भूमि को जब मैंने इस तरह से ध्वस्त होते हुए देखा, ये जो देखना है, धूलिसात होते हुए देखना है, और जो जन्म कर्म भूमि है उसे धूलिसात, जहां आदमी खेला है, बढ़ा है, पला है, उस जीवन को जब अस्त व्यस्त रौंदा जाते हुए कोई कवि देखता है तो उसका मन चीत्कार कर उठता है। ये जो, और कहते हैं कि सहज स्नेहमय, अभी आपने ठीक ही लक्षित किया था, संस्कृत पर छंदसु, उन्होंने कहा कि निबद्धो हृदयोद्गार, संस्मृति परक जो ये कुछ हृदय के उद्गार थे, क्योंकि ये जो निज जन्म कर्म भुवम धूल सा दृष्टि, ये जो सहज स्नेहमय, मुझे इस संदर्भ में याद आ रहा है कि बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट, वो भी अपनी जन्मभूमि की ओर, अपनी जमीन की ओर, अपनी मिट्टी की ओर बार बार वो प्रीतिकूटान निर्गच्छत, उनका जो गांव था वो प्रीतिकूट नामक गांव था, पहाड़ी गांव था बाणभट्ट का, और वो बार बार प्रीतिकूट गांव लौटकर आते हैं। और बाणभट्ट कहते हैं कि सहज स्नेह पास ग्रंथि बंधनाश्च बांधव भूता दुस्त्यजा जन्मभूमि, जो जन्मभूमि होती है वो सहज प्रेम से अपने जिस प्रकार से हमें पकड़े रहती है, जकड़े रहती है, जहां बंधु बांधव होते हैं, अपने लोग होते हैं, तो ऐसी जन्मभूमियां दुस्तेज होती हैं। आज जब मैं ये श्वेतकेतु की इस पंचाशिका पर बात कर रहा हूं, फिलहाल तो विषय जहां होगा तहां होगा, तो मुझे लगता है कि ये जो जन्मभूमि के प्रति जो रागात्मकता है, और इसमें जो जो स्थानीयताएं दर्शाई गई, ये हमारे आज के समय की कविता है, बल्कि आज और कल को मिला दीजिए तो ये आज कल की कविता है, क्योंकि घटनाएं ही आज कल की। तो अब इसमें फुटे गणेश, लाहौरी टोला, सरस्वती फाटक, ये स्थानीयताएं आई हैं, जहां की चहल पहल को, जहां के जनजीवन को, सम्मर्द को, जहां जीवन बन बिगड़ रहा था, उस जीवन को सिर्फ उसे चमकाने के लिए, चाकचिक्य पैदा करने के लिए उसे रौंद करके हटा दिया गया वहां से। सारा रहन सहन, सारी उठक बैठक, सारी संस्कृति, वो पान लगाने वाला लल्लू, उसकी दुकान, कहते हैं कि जहां पर
देश देशांतर से, पूरे देश से आकर के राजनीति पर, अर्थनीति पर, काव्य नीति पर बात करने वाले बड़े बड़े विचारक आकर के पान खाते थे। प्रताप मिश्र ने कहा मैं पान खाता हूं, ये कोई बुरी बात नहीं। अरे यार, बनारसी हो के पान नहीं खाओगे तो करोगे क्या? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो जीवन, यानी स्मृतियां, साहित्य के जरिए, संस्कृत के जरिए हम स्मृतियों को उपार्जित करते हैं बार बार, और हमारा समय ये स्मृतियों के विलोपन का समय है। हम अपनी स्मृतियों से वंचित किए जा रहे हैं, और वह भी दुखद ये है कि अपनी संस्कृति के नाम पर, संस्कृत के कंधे पर बंदूक रख करके अपसंस्कृति के हम शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एक कवि की सत्ता, शब्द की सत्ता, और जिस शब्द के बारे में कहा जाता है कि एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात, एक ही शब्द हो। आजकल तो विशेषणों की भरमार लोग लगा देते हैं, किसी को संबोधित करते हैं तो जैसे पहले कविकुल कमल दिवाकर कविता कानन केसरी कहा जाता था, आजकल माननीयों के साथ इतने विशेषण लगा दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता, धूल उड़ रही है कि ये शब्दों की बौछार हो रही है। शब्दों की अवमानना हमारे समय में जितनी हुई है वो शायद कदाचित कभी हुई, क्योंकि हमारे हाथ में एक ही शब्द पर्याप्त होता है। किसी को आपने श्रद्धेय कह दिया, सारा का सारा बोध हो गया। अब उसमें परम अनन्य श्रद्धेय क्या क्या भाषा चली, ये विशेषणों वाली भाषा, अनुप्रासों वाली भाषा, लय वाली भाषा, तुकांत वाली भाषा इजाद की जा रही हमारे समय, वो भी नीतियों के निर्धारण में। तो हमारे कहने का आशय ये है, शायद मैं कहीं और चला गया था बोलते बोलते, मैं ये कह रहा था कि जो, हाँ, एक शब्द सुप्रयुक्त, शब्द का सटीक प्रयोग, एक गाली किसी को दे दी जाती है अगर, आपके पूरे स्नायु तंत्र को झंझना देती है, एक ही शब्द होता है। अब आप उसके बदले में चाहे जितने अपशब्दों की बौछार कर दें, तो ये एक कविता के लिए भी जरूरी है। कविता के लिए तो सबसे जरूरी है कि एक ऐसा चुना हुआ शब्द, चयनित शब्द, जो भावार्थ को ठीक ठीक व्यंजित कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म माना गया है, शब्द की कोई ऐसी वैसी सत्ता नहीं है। और शब्द के साथ इतनी फिजूल खर्ची, शब्दों का इतना अपव्यय, ये हमारे समय का ये आईना है, दर्पण है। जैसा कि मैं अनुरोध कर रहा था कि जो शब्द की सत्ता होती है, जो शब्द का साधक होता है, आप देख लीजिए ना, बाणभट्ट के ही समय से देख लीजिए। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट के बारे में बहुत सारे अपलाप सुने थे, बहुत सारे दुष्प्रचार सुने थे। सभा में बाणभट्ट उपस्थित हुए, महानयम भुजंग, ये हर्षवर्धन जैसा राजा कान्य कुब्जेश्वर एक कवि को, और एक स्वाभिमानी कवि को, महानयम भुजंग, अरे इस सपोला कहां से आ गया भाई? तो कवि का जो स्वाभिमान होता है, तत्काल और किसी दूसरे का ऐसा साहस नहीं होता जो प्रति प्रश्न कर दे शासन से। और तत्काल ही बाणभट्ट ने कहा, कामे भुजंगता। आप बताइए, आप मुझे क्यों सपोला करें, क्या आधार है आपके पास? ये कवि का साहस हो सकता है, ये कवि के ही शब्द हो सकते हैं। जब भी सत्ताएं, जैसा कि मैं कह रहा था कि शब्द की सत्ता, उसकी अपनी सत्ता होती है, क्योंकि वो संस्कृति का बोधक होता है। न खलु बाणः सन्निपातो वयमस्मिन् मृदुन मृग शरीरे तूलराशा विभागिनी। एक ब्रह्मचारी, एक बटुक
आश्रम का, और दिग्विजयी राजा वो सरसंधान किए हुए है, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, उसको टोकता है तुरंत ब्रह्मचारी, न खलु बाण सन्निपातो वयमस्मिन् मृदुन मृग शरीरे तू नराशा विवाग्नि। रोकिए, उतारिए आप प्रत्यंचा को। यह भाषा वास्तव में कविता की भाषा है, यह भाषा वास्तव में संस्कृति की भाषा है, यह भाषा वास्तव में प्रतिरोध की भाषा है। तो कवि के पास कवि के पास वो सौंदर्य दृष्टि उसके पास होती है, उसके पास प्रेमिल दृष्टि होती है, उसके पास कारुणिक दृष्टि होती है। क्योंकि जिस प्रेम की चर्चा मैंने शुरू में की, क्योंकि प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं है, और अगर प्रेम के बजाय जीवन में नफरत पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं जीवन में, समाज में, क्योंकि प्रेम जो रागात्मक शक्ति है वह मनुष्य को जिस चुंबकीयता के साथ बांधे रहती है, और उसी प्रेम के बारे में जिसमें बिहारी ने कहा कि सरसरा उसमें डूब जाना, और गालिब ने तो कहा था कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो प्रेम आग का दरिया है और उसमें डूब के चलना पड़ता है। तो जो विध्वंस कारक तत्व है, उनकी मुखालफत में, उनके प्रतिवाद में सृजनात्मकता खड़ी होती है, बार बार खड़ी होती है, क्योंकि उसका काम सृजन करना है, उसका काम रचनात्मक होना है, उसका काम समाज को और मनुष्य को संवेदनशील बनाए रखना है। तो जो ये हमारे समय का जो ये संस्कृत कविता की बात हो रही है, कविता के बारे में, कवियों के बारे में भी संस्कृत में बहुत कुछ कहा गया है। काव्य शास्त्र के इतने संप्रदाय अलंकार शास्त्र के हैं, इतना विवेचन, इतना सूक्ष्म विवेचन तो और कहीं हुआ ही नहीं संस्कृत जितना। और अभी मुझे याद आ रहा है, शायद किसने प्रसंग शुरू किया था, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी का। हम लोग जाते थे, हम लोगों के वरिष्ठ मित्र थे वो लोग, गुदौलिया पर ही। तो वहां वो तो इतनी सुबोध संस्कृति के पैरोकार थे। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसत संस्कृत वाणी, ऐसी कविताएं वो रच रहे थे। सरल सुबोध संस्कृत जिससे भाषा का अधिकतम प्रसार हो, जयत चिरम कल्याणी। तो और उनके पोस्टर्स बनते थे, खूब छपाए गए थे। सरलतम संस्कृत का प्रयोग करना, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व प्रतिपादकम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, इस तरह की मतलब सहज सुबोध संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के उद्यम ऐसे मनीषियों ने लगातार किया है। तो जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि संस्कृत साहित्य की सर्जना की ओर जब मैं देखता हूं, तो चाहे उसका अतीत काल रहा हो और चाहे उसका वर्तमान काल रहा हो, उस दृष्टि से मुझे अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत की रचनात्मकता की गुणवत्ता और उसकी सृजनात्मकता में मुझे कभी भी उसका स्तर नीचे आया हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक भाषा के तौर पर, एक जीवन व्यवहार की भाषा के तौर पर निश्चित रूप से आज संस्कृत का क्षेत्र सीमित, संकुचित, बल्कि कुछ संस्कृत के अध्ययनशील लोगों तक ही परिमित रह गया है। तो इसका यह अर्थ नहीं है, और भाषा ऐसे ही पैदा होते होती, भाषा
कोई अर्जित संपत्ति तो अर्जित करनी पड़ती है। भाषा भाषा कोई ये पैतृक संपत्ति तो होती नहीं। हमारे बाप दादा संस्कृत बोल रहे थे तो हम भी संस्कृत बोलने लगे। इसे तो उपार्जित करना पड़ता है, समाज से उपार्जित करना पड़ता है, परंपरा से उपार्जित करना पड़ता है, स्मृतियों से उपार्जित करना पड़ता है। तो स्मृति विलोपन के इस समय में हमें ये देखना चाहिए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि कविता को लेकर के, कवियों को लेकर के बहुत सारे विचार संस्कृत साहित्य में हुए हैं। बाणभट्ट ने ही क्या कुछ इस पर आ रहा था क्या, बाणभट्ट ने कवियों के बारे में, कविता के बारे में बहुत सारी बातें की है। संति स्वान युवा संख्या जाति भाजो गृहे गृहे। जी समय ज्यादा बढ़ रहा है, क्या लगता है मुझे? जी इसी पत्ते को याद दिला रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। संत स्वान युवा संख्या जाति भाजो गृह गृह उत्पादका न भाव कवय सर्वायु। बाणभट्ट तो और हमारे समय में भी ऐसे भी कवि हैं, बहुतायत में हैं, असंख्य कवि हैं जो सत्ता की बिरुदावली और स्तोत्र में ही अपना सारा समय बिता। ऐसे कवियों की जितनी भर्त्सना, बाणभट्ट ने तो कहा था कि स्वभावोक्ति का वर्णन करने वाले कवि घर घर में कुत्तों की तरह, ये बाणभट्ट ने कहा। संति स्वान युवा संख्या असंख्या जाति भाजो गृहे गृहे उत्पाद। तो ये जो कविता और सरभ अष्टपद जैसे नवोन्मेष भाव की सर्जना करने वाली कविता भी अहेतुक कविता नहीं हो सकती, क्योंकि वो कविता सोद्देश्य होती है। जो लोग कवियों के बारे में तो कहा गया, पंडित राजशेखर ने कहा है कि एकस्य तिष्ठति कवेर गृह एव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृद भवनानि यावत्। एक तरह के, एक श्रेणी के कवि ऐसे होते हैं जिनकी कविता बस अपने घर में ही रह जाती है, डायरियों में लिखी रह जाती है, वहीं तक सीमित, अपने कमरे तक ही। ऐसे भी अहोभाव वाले कवि होते हैं, इतना स्वांतः सुखाय में लीन होते हैं। एकस्य तिष्ठति कवेर गृह एव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृद भवनानि यावत्। एक दूसरी श्रेणी के कवि होते हैं, उनकी कविता ज्यादा से ज्यादा कुछ हित मित्रों तक पहुंचती है, शुभचिंतकों तक पहुंच पाती है, लेकिन नस्या विदग्ध वदनेषु पदानि सस्वत् कस्यापि संचरति विश्व कुतूहली। तो और किसी किसी की कविता वो लोगों की जबान पर हजारों कंठों में होती हुई, क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारी चीजों को कंठ करना कहा गया है, स्मरण करना, याद रखना, ये कंठ करना कहा गया हमारे। तो खैर इन चीजों पर जैसा कि मैं कह रहा था, और कविता को लेकर के कोई प्रौढ़ोक्ति प्रारंभ में ही होना थोड़ा कठिन है, मुझे लगता है, क्योंकि कविता भी सीखते सीखते आती है। एक कच्चेपन से शुरू होती है, लेकिन उस कच्चे में भी कविता के बीज तत्व निहित होते ही होते। तो मैं ये कह रहा था कि जो संस्कृत कविता का कल, हेलो, लोग चले गए हैं क्या? नहीं, आवाज आ रही है, बोलें आप। अच्छा अच्छा, आ रही है आवाज। सभी उपस्थित है। हाँ सब लोग हैं। तो नहीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा तब तो मैं ये, जैसे वो दूरदर्शन पर लोग बोलते हैं और मूक दृष्टा हो करके जैसे लोग देखते हैं, उसी तरह की बातें हो जाएंगी। तो खैर आचार्य जी, लगभग
50 लोग के आसपास उपलब्ध हैं, आपको सुन रहे हैं, सब लोग बड़े सावधान होकर सुन रहे हैं जी। सभी नहीं नहीं मंत्रमुग्ध होकर मंत्रमुग्ध होकर जी जी। बहुत मोबाइल अद्भुत है, मोबाइल छोटा बहुत है तो दिख अद्भुत नहीं रहा होगा। वक्तव्य। ठीक। तो जो है ये और कविता के बारे में अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संते के बहुलालापा कवयः बालका इव, ये भी कहा गया है कि मतलब त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट, हाँ त्रिविक्रम भट्ट की ये परिभाषा है। नल और चंपू, कि नल चंपू रचना है। नल चंपू, चंपू काव्य, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, त्रिविक्रम भट्ट का अप्रगल्भा पदन्यासे। तो ये आप लोगों को समझाना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग संस्कृत वाङ्मय से ही अधिकांश लोग आते हैं। हमारे कहने का आशय ये है कि जो कविता की परंपरा है, एक सुदीर्घ और सतत परंपरा, वह देश काल के अनुसार अपने विन्यास को भी बदलती है, अपनी विषय वस्तु को भी बदलती है, अपनी संवेदना को भी बदलती है। और इसी नाते हमारे यहाँ देश काल की बात बार बार की जाती, को देशा, ये प्रश्न उठाया जाता है, कौन सी जगह है, कहाँ बात की जा रही है। तो देश काल के समानांतर, और ये ऐसा इतिहास में भी हुआ है, जो सुदीर्घ हमारा गौरवशाली अतीत है, उसमें भी बार बार ये प्रयोग हुए हैं। एक समय था जब, एक समय क्या था, एक लंबा ही समय था जब श्रृंगार को ही रसराज माना गया, और बार बार ये कहा जाता था कि रसराज श्रृंगार ही है। लेकिन 9वीं शताब्दी में भवभूति आते हैं और वो रस की पूरी इस स्थापना को बदल देते हैं पूरी तरह से। वो कहते हैं एको रस करुण एव, एक दूसरे रस को प्रस्तावित करते हैं। वो कहते हैं एकमात्र करुण ही रस है। तो यह जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, कविता की विषय वस्तु में परिवर्तन है, कविता के मानकों में जो परिवर्तन है, कविता के सिद्धांतों में जो परिवर्तन है, ये निरंतर होता रहता है। और अगर ये नहीं होता है, कहते हैं कि उस दुष्यंत कुमार ने कहा है कि उस तालाब का पानी बदल लो क्योंकि फूल कुमलाने लगे। तो अगर पानी नया नहीं किया जाएगा तो संस्कृत में तो बहुत कमल खिलाए गए हैं, और आज ये दशा है कि कमल देखने को नहीं मिलते, तड़ाग नहीं मिलते, पुष्कर नहीं मिलते। जलाशय पाट पाट कर जिस तरह से भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसमें चुल्लू भर पानी के लिए शायद हमारे लिए जगह नहीं बच रही। तो इस तरह से भी जो कविता है, उस समय के समानांतर, समय के प्रतिवाद में, कभी कभी समय की संगति में, देश काल और समाज के अनुसार अपने को बदलती है। दो स्थापनाएं अगर हम लोग अपने दर्शन में ही देखें, ऐसा कहा जाता है कि जैसे सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के सायुज्य की बात करता है, लेकिन एक और जो दैवीय एकाधिकार जब कहता है कि एको हम, तो वहां तो वो कहता है कि बस मेरे अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है, मैं ही हूं जो हूं। और इसकी प्रतिक्रिया आकर के जब होती है, आप दुर्गा सप्तशती को देखें, मार्कंडेय पुराण को, ठीक लगभग यही शैली, लगभग यही भाषा, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम अपरा। तो अगर एक सत्ता यह कहती है कि मैं ही अकेला नियंता हूं इस संसार को, समाज को चलाने का, तो दूसरी जो प्रतिसत्ता होती है, उसके भीतर भी अतिरेकवादी वचन आते ही आते हैं। मैं ही हूं जो, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम, मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है। क्यों? इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि संस्कृत साहित्य में, संस्कृत कविता
का ये जो सुदीर्घ इतिहास है उसमें दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक तो ये जो स्त्री की सत्ता थी, उस स्त्री को बराबर, आज तो ये नार्यस्तु पूज्यन्ते इधर उधर की जो बातें की जाती है, रमन्ते तत्र देवता देवी, स्त्री जो है अपने स्त्री होने, मनुष्य होने के लिए, एक मानुषिक इकाई के लिए वो संघर्ष कर रही है, और बहुत दिनों तक उसे मनुष्य न मान करके एक कठपुतली ही माना गया। संस्कृत साहित्य को आप देख लें, उसके लंबे इतिहास को आप देख लें, तो आप देखेंगे स्त्री केवल श्रृंगार या समागम के लिए, दूसरा उसके जीवन का उद्देश्य पुत्रवती होने के लिए। तो यह एक लंबे समय तक चला आता है। और ऐसे में संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी जो स्त्रियां कविता रच रही थीं, अगर बिज्जिका को यह कहना पड़ता है कि तेसाम मूर्धनि ददामि वामचरणम करराट राजप्रिया, क्यों कहती है, क्यों ऐसे अतिरेकी वचन उस कवि के मुख से निकलते हैं, या कि नीरोत्पल दल श्यामाम बिज्जिका माम जानता पृथ्वी, तो इसके पीछे जो इतिहास है, जो इतिहास की क्रियात्मक शक्ति है, या बाकी चीजें जो है वो आ करके समय करवट लेता है, चेतना जब सबकी विकसित होती है, जब समानता के सिद्धांत मनुष्य के जीवन में आते हैं, वो जागता है भीतर से, तो बहुत सारे हमारे प्रत्ययों में परिवर्तन आता है, जीवन विश्वासों में परिवर्तन आता है, जीवन मूल्यों में परिवर्तन आता है, और उसी के समानांतर कविता का विकास होता है। बाद में एक, एक, एक कवि हुए आचार्य राममल त्रिपाठी, हो सकता है वो बहुज्ञात कवि नहीं है, उन्होंने संस्कृत में साधना शरणयस्तव, उनकी कविताओं का एक संग्रह है। साधना उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही 5-6 महीने की बेटी थी, और वो बीमार पड़ने लगी। तो ये एक वो स्थिति है, और ये आज की कविता संस्कृत की कविता है। वो अपनी बेटी की उस रुग्णा अवस्था को जब देखते हैं बार बार, तदर्थमायासित मिष्ट वर्गम, उन्होंने कहा उसके लिए तो मैंने अपने इष्ट मित्रों को इतना कष्ट दिया, परेशान कर दिया, यह कह करके साधना बीमार है, गृहम कुटुंबम गणितम न कश्चित, हमने कभी घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, इन चीजों को नहीं देखा, तथापि विघ्नोग विशीर्ण सारा कृषा वसा रौति साधना में, बिल्कुल दिनों दिन उनको उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, वो दिनों दिन कृषकाय होती जा रही। एक कवि अपनी बिल्कुल शैशव काल की बेटी के प्रति इतना संवेदनशील होता जाता है, ये संस्कृत कविता ही। तो एक और वह दृष्टिकोण रहा है स्त्री के प्रति, और दूसरी ओर एक नया दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, क्योंकि हमारे जो जीवन विश्वास हैं, हमारे जो कविता के उपकरण हैं, जो प्रत्यय हैं, और बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन, देशकालिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, उन्हीं के समानांतर कविता भी अपने स्वरूप को, अपनी संवेदना को, अपनी विषय वस्तु को, अपने चरित्र को निरंतर बदलती। मैंने कभी पढ़ी थी, बहुत बहुत बिल्कुल अद्यतन युवा कवि हैं युवराज भट्टराई, अपनी बेटी पर कविता उन्होंने लिखी थी, बहुत सुंदर कविता मैंने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी ये मुझे नहीं याद आ रहा है फिलहाल, लेकिन तो जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि जो ये मैं इस पर विश्वनाथ कॉरिडोर पंचाशिका पर कुछ और बातें करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए कोई दूसरा ही अध्याय होना चाहिए, और आप सब लोग भावक हैं, संस्कृत साहित्य के अध्येता हैं, मर्मज्ञ हैं,
उस पर अलग से आप लोग विचार विमर्श करेंगे, लेकिन मैं इन्हीं मुझे लगता है शब्दों के साथ जो जो कविता के प्रत्यय हैं, जो कविता के उपकरण हैं, जो उसकी विषय वस्तु है, वो किसी भी भाषा की कविता हो, और संस्कृत कविता तो इस दृष्टि से अत्यंत समृद्ध, विचारशील, स्मृति संपन्न और उत्कृष्टतम कविता है। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, या उन जैसे हमारे जो तमाम अधीत विद्वान आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं, आचार्य रमाकांत शुक्ल जी रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं, हर्षदेव माधव जैसा कवि हमारे पास बलराम शुक्ल जी, यह जो एक चली आ रही परंपरा को और अग्रगामी बनाने वाले जो हमारे कवि हैं, जो काव्य संपत्ति है हमारी संस्कृत कविता की, इसका भविष्य और उज्जवल है। आवश्यकता इस बात की है कि एक भाषा के तौर पर हम इसके कुटुंब को, इसके परिवार को, इसके समाज को और विस्तार दें, अधिक से अधिक लोगों तक इस भाषा को संप्रेषित करें। और आवश्यक नहीं है कि वो बहुत सैद्धांतिक भाषा हो, बहुत क्लिष्ट भाषा हो, बहुत शास्त्रीय भाषा हो, बहुत दार्शनिक भाषा हो। उस सुबोध सरल भाषा में संस्कृत को अधिकाधिक जनों तक पहुंचाना भी हम संस्कृत सेवियों का एक दायित्व है। मुझे लगता है कि इन्हीं महाराज दीन पांडे विभास, अभी जो मैं कह रहा था, अधरोत्तमारण के कवि हमारे प्रवीण पंड्या जी संचालन ही कर रहे हैं। महाराज दीन पांडे विभास, बालकृष्ण शर्मा, उन्होंने तो ये कोरोना कोप शतकम ही लिखा। संस्कृत कविता यहां तक आ गई है कि वो अपने समय की संवेदना को रिफ्लेक्ट कर रही है, अपने समय का वो दर्पण बनी हुई है और अपनी उत्कृष्ट रचनात्मकता के बल पर बनी हुई है। हमें आवश्यकता है अपनी परंपरा को, अपनी थाती को, अपने ही भीतर जो हिरण का केसर है अपने भीतर मौजूद, हम उसे पहचाने। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और जिसके बहाने हम लोगों ने यहाँ बातचीत की, युवा कवि, आशु कवि भी कह सकते हैं, श्वेत केत को मैं अपनी शुभाशंसा और बधाई देता हूं कि वो इसका पुरस्चरण कविता का निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको प्रणाम। वस्तुतः आप जब व्याख्यान दे रहे थे तो जैसा आपने कहा कि साहित्य में डूबना अच्छा होता है, तो सारे श्रोता एक तरह से उसी डूब क्षेत्र में थे और हम मंत्रमुग्ध हो गए, इस व्याख्यान को सुन रहे थे। वस्तुतः आपके व्याख्यान से जो बातें आई है कि कविता की भाषा, संस्कृति की भाषा, और कविता को सीखते सीखते कविता आती है, कविता एकदम नहीं आया करती है। और जो संस्कृत कविता के बारे में कहा गया कि जो टोकने की जो प्रवृत्ति संस्कृत में है, वो
दुष्यंत को जब टोका गया, वहां से लेकर के आज का कवि जब अपनी स्मृतियों को उभारता है, वो एक सार्वकालिक प्रवृत्ति आती है जिसको संस्कृति की भाषा कहा गया। कवि की भाषा ही संस्कृति की भाषा हुआ करती है, मनुष्यता की भाषा हुआ करती है। इस रूप में आपका जो व्याख्यान, तो मैं समझता हूं कि इस पर और न कहते हुए कुछ प्रश्न जो चैट बॉक्स में आए हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो एक प्रश्न ये है कि रमाकांत शुक्ल जी की दृष्टि में संस्कृत कविता कल, आज और कल क्या थी, इस बारे में आचार्य जी कुछ मार्गदर्शन करें। और दूसरा प्रश्न प्रदीप कुमार मिश्र जी की ओर से है, जो स्वयं अपने प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रदीप कुमार मिश्र जी को प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद संचालक जी। यद्यपि मैंने सोचा था कि मैं प्रश्न पूछूंगा, लेकिन प्रश्न की प्रकृति इतनी लंबी है, तो इसलिए मैं अपने विचार को बाद के लिए पोस्टपोन करता हूं, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और आगे धन्यवाद ज्ञापन भी मुझे ही करना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी जी का प्रश्न ले लिया जाए। एक ही प्रश्न आया है तो अच्छा रहेगा। मैं फिर कभी आचार्य जी से प्रश्न करूंगा, आज समय बहुत अधिक हो गया है जी। जी त्रिपाठी जी का प्रश्न है कि रमाकांत शुक्ल जी की दृष्टि में संस्कृत कविता आज, कल और कल क्या थी। प्रश्न छोटा नहीं है, और क्योंकि फिर हमें आचार्य प्रवर की रचनात्मकता में प्रवेश करना पड़ेगा और फिर वहीं लौट के जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप सब संस्कृत साहित्य के काव्य के अध्येता हैं, तो आचार्य जी की कविता के जरिए, उसके माध्यम से हम अपने समय को कैसे आयत्त करते हैं, इसके लिए एक मुझे लगता है कि बड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उसके लिए अवकाश, आज उस तरह से 2-4 वाक्यों में बात करना बड़ा मुश्किल है इस प्रश्न का समाधान खोजना। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इसका समाधान खोजना चाहिए। और उसका एक समाधान यह भी है कि हम आचार्य रमाकांत शुक्ल के प्रदाय को उसे पढ़ें, बार बार उसका अनुशीलन करें, तब उनमें से बहुत सारे तत्व हमारे सम्मुख ऐसे आएंगे जिससे पता चलेगा कि वे या उनकी कविता अपने समय को किस प्रकार संबोधित करती है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो ये होना चाहिए कि हम तत्त आचार्यों के साहित्य का या सर्जकों के साहित्य का अनुशीलन जितना करेंगे, उतनी हमारी दृष्टि साहित्य को समझने की ओर विकसित होगी, परिपक्व होगी। जी बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा, और निवेदन से पहले एक सूचना देना चाहूंगा कि आज हमारे साथ में संस्कृत के एक अच्छे कहानीकार डॉक्टर प्रमोद भारतीय जी, एक अच्छे गजलकार राम विनय सिंह जी, और एक अच्छे अनुवादक और कहानीकार पूर्णचंद्र उपाध्याय जी, और एक अच्छे कवि अरविंद तिवारी जी, महेश शास्त्री जी इत्यादि कई रचनाकार जुड़े हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस संध्या में हम सब साथ में हैं। अब मैं निवेदन करूंगा रत्न कीर्ति शोध संस्थान के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को सादर प्रणाम। प्रायः आज के इस कार्यक्रम में 40 लोगों की निरंतर उपस्थिति बनी रही। यद्यपि
बीच बीच में संख्या इससे कहीं बहुत अधिक होती रही, किंतु 40 से 43 लोग ऐसे हैं जो निरंतर बने रहे। तो यह आचार्य जी के व्याख्यान, उनकी प्रतिपादन शैली, उनकी अभिव्यक्ति की स्पष्टता इत्यादि का ही प्रभाव था कि इतने लोग मंत्रमुग्ध होकर के और इस कार्यक्रम में यद्यपि विलंब हो रहा था तथापि जुड़े रहे और बिल्कुल निःशब्द शांति के साथ सब लोग सुनते रहे। तो ऐसे प्रभावशाली, मंत्रमुग्ध करने वाले, हृदयावर्जक व्याख्यान के जो आज के प्रस्तोता रहे हमारे परमादरणीय पूज्यपाद प्रोफेसर शुक्ल जी, आपके चर्चा हम प्रोफेसर प्रताप कुमार मिश्र जी से विगत कई वर्षों से व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता रहा था, और जब कभी कुछ चर्चा होती थी हमारी उनकी व्यक्तिगत, तो हम लोग की चर्चा में कई बार अनेकशः आपका नाम आ जाता था। तो वो नाम सुन सुन करके स्वयं हमें भी, हमारे संस्थान के अन्य अन्य सदस्यों में भी यह जिज्ञासा अवश्य हुई कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि आचार्य श्री को सुन सकें। किंतु हम लोग चाहते तो व्यक्तिगत तौर पर भी कभी जा करके या कोई कार्यक्रम करके आचार्य श्री को सुन सकते थे, किंतु योजना यह बनी कि कार्यक्रम कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे हिंदी भाषा से जुड़े लोग, हिंदी कविता से जुड़े लोग, संस्कृत भाषा से जुड़े लोग, संस्कृत कविता से जुड़े लोग, आज के समय में चूंकि ये सब अलग अलग पक्ष हो चुके हैं, अनेक आयाम हैं जो साहित्य के, वे सब अलग अलग हो चुके हैं, तो सब लोग इससे जुड़कर सुन सके। गज़लकार भी जो हों, उर्दू गज़लों से जुड़े हुए लोग, पर्शियन के कुछ लोग, कई भाषाओं के लोग, सब लोग सुन सकें, सबको आपके शब्दों में, आपके शब्दों की जो विचारशीलता है, आपकी जो विषयगत विचारशीलता है, उससे आप्लावित होने का अवसर मिल सके, एक नई दृष्टि सबको मिल सके, ऐसा कोई अवसर व्यवस्थित किया जाए। आज संयोग था, ईश्वर की कृपा रही कि यद्यपि शुरू में तनिक व्यवधान हुआ, किंतु वह अवसर हम लोगों को आरंभ में तो लगा कि कुछ संभव नहीं हो पाएगा, किंतु हो गया। तो इस सब के लिए हम ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ हैं, प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हैं। आचार्य श्री ने इस अवस्था में भी आज के तकनीकी पर आधारित यह जो व्यवस्था है, उसके लिए अपने को अद्यतन करते हुए हमें यह अवसर प्रदान किया, हमें अपने शब्दों से अभिसिंचित किया, विषय की इतनी स्पष्ट दृष्टि रखी, उसके लिए हम आपके सामने श्रद्धा से अवनत हैं, कृतज्ञ हैं, अभिभूत हैं, आपको अनेकशः प्रणाम करते हैं। आपके विषय में कुछ कह पाना हमारे पास शब्दों की उतनी सामर्थ्य नहीं है, अतः आपके प्रति हम अनेकशः प्रणाम ही अभिव्यंजित करते हैं। उसे स्वीकार करें और हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आज के इस हमारे कार्यक्रम में संचालक के रूप में अपनी उपस्थिति रखने वाले प्रोफेसर प्रवीण पांड्या जी को। जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो दृष्टि अनेक पक्षों पर गई, क्योंकि पुस्तक ऐसी थी, रचना ऐसी थी, उसके विषय में बहुत कुछ बातें कही जानी थी, समझी जानी थी। काल ऐसा था, उसका विषय, उसका कथ्य ऐसा था, व्याख्यान के लिए जिन आचार्य को हम लोग सुनने को लालायित थे उनकी अपनी गरिमा ऐसी थी। इन सभी विषयों को एक साथ समेट पाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सबको सम्यक रूप से स्थान प्रदान कर सके और सबको समभाव से महत्व प्रदान करवा सके, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था। तो विचार करते करते दृष्टि आदरणीय पांड्या जी की तरफ गई और हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय रहा कि आपने उस आग्रह को स्वीकार ही नहीं किया, अपितु प्रसन्न मन से उसमें अपनी सहमति प्रदान की और आह्लादित भाव से आपने इसमें सम्मिलित होने की अनुमति दी। इसके लिए आपका भी अनेकशः आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम अपनी संस्था की तरफ से। हमारे साथ आज उपस्थिति रही, गौरवपूर्ण उपस्थिति रही प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी की, जो अपने आप में एक विशिष्ट है।
आपके विषय में क्या कहें। संस्कृत जगत के लोग, पर्शियन जगत के लोग, हिंदी जगत के लोग, यहाँ से लेकर ईरान इत्यादि, ईरान, चाइना इत्यादि अनेकानेक देशों तक आपकी ख्याति बिखरी हुई है। तो आपके विषय में हमारे शब्द कितना कह पाएंगे, उनकी सीमा है, उनकी सामर्थ्य की एक सीमा है। परंतु आप निरंतर हमारे इस कार्यक्रम में आज बने रहे, यद्यपि हमें आपके दर्शनों का अवसर नहीं मिल सका, किंतु कोई बात नहीं, आपकी उपस्थिति बनी रही, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अंत तक बनी रही। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। संपूर्ण संस्था आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। गौरवपूर्ण उपस्थिति रही पूरे कार्यक्रम में। हमारे अग्रज हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय और हमारी संस्था के एक महत्वपूर्ण सदस्य प्रोफेसर राम विनय सिंह जी का, उनकी उपस्थिति रही। आप स्वयं ही उर्दू गज़लों के, संस्कृत की कविताओं के, हिंदी की कविताओं के और जो आधुनिक काव्य धारा है उसके सशक्त हस्ताक्षर हैं। समस्त भारत में आपकी एक विशेष प्रतिष्ठा है इस क्षेत्र में। आज के इस कार्यक्रम में आप निरंतर उपस्थित रहे, इसके लिए हम आपके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रायः सभी कार्यक्रमों में आपका सहयोग हमें मिलता रहता है, आपका आशीर्वाद, आपका दिशा निर्देश सब मिलता रहता है, इसके लिए हम आपके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति बनी रही डॉक्टर प्रमोद भारतीय जी की, जिनकी चर्चा अभी हमारे संचालक, आदरणीय संचालक जी कर रहे थे। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से पहले कभी आपसे मिला नहीं, किंतु आज पूरे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति बनी रही, यह हमारे लिए अत्यंत महत्व की बात है। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपको इसके लिए अनेकशः धन्यवाद प्रदान करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गौरवपूर्ण उपस्थिति रही हमारे साथ हमारी संस्था के ही महत्वपूर्ण सदस्य, संस्था के संस्थापक सदस्य डॉक्टर शरदिंदु कुमार त्रिपाठी जी की मैं देख रहा था, निरंतर वो बने रहे पूरे कार्यक्रम में, अभी भी बने हुए हैं और मैं इसके लिए उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वह यद्यपि बिहाइंड द कर्टेन, अंग्रेजी में एक शब्द है, नेपथ्य के पीछे रहते हैं प्रायः, किंतु प्रत्येक कार्यक्रम में रहते हैं, ये हमारे लिए अत्यंत संबल का विषय हुआ करता है। तो मैं उनके प्रति भी संस्था की ओर से, यद्यपि संस्था उन्हीं की है, तथापि मैं उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित रहीं संस्कृत की विदुषी डॉक्टर मंजू कुमारी जी, आप भी पूरे समय कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। इस समय मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी हैं, उपस्थित हैं, आपके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ उपस्थिति रही डॉक्टर संतोष कुमार चतुर्वेदी जी की और डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी जी की, आपने प्रश्न भी पूछा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा रहता है, संस्था के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार त्रिगर्ती जी की, हिमाचल प्रदेश से। यद्यपि वहाँ नेटवर्क इत्यादि की अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, तथापि आप वहाँ से निरंतर जुड़े रहे, इसके लिए हम आपके प्रति भी आभारी हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यद्यपि नाम अनेक हैं, फिर भी मैं इनमें से कुछ नामों को ले रहा हूँ। हमारे साथ आज जुड़े रही डॉक्टर रंजन लता जी, हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहे राघव झा जी, संस्था के बड़े सक्रिय सदस्य हैं और इनकी सहभागिता रहती है प्रायः सभी कार्यक्रमों में। हमारे साथ रहे डॉक्टर पूरन चंद्र उपाध्याय जी, जिनका नाम अभी हमारे संचालक महोदय ने लिया। आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ हैं कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं अभी यहाँ राम अवतार जी, डॉक्टर पुष्कर आनंद जी, असीम हालदर जी और डॉक्टर मूलचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर संजय कुमार चौबे जी और डॉक्टर ये असीम हल्दर जी हैं, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी हैं, डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी हैं। डॉक्टर अरविंद तिवारी जी की भी चर्चा देखिए हमारे आचार्य श्री कर रहे थे, कोरोना पर लिखी गई कविताओं में। अनेक लोग हैं जिन्होंने कोरोना पर कविताएं लिखी, इस प्रसंग में नाम आ गया तो मैं सूचित कर दूं, हमारे डॉक्टर अरविंद तिवारी जी ने भी कोरोना कवचम नाम से काव्य संग्रह लिखा हुआ है और बड़ा अच्छा काव्य संग्रह है, मैंने पढ़ा उसको। तो अनेक लोग हैं जिन्होंने उस समसामयिक विषय पर कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखे, उनमें हमारे अरविंद तिवारी जी का कोरोना कवचम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर लाला शंकर ग्यावाल भैया जी, डॉक्टर चंद्रमौलीश्वर पांडे जी, पवन कुमार तिवारी जी,
और नीलेश उपाध्याय जी, और इसमें है अनेक नाम हैं, मैं कई लोगों को इसमें तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं हूँ। कुलदीप सिंह जी, पंकज कौशिक जी, ब्रजेश गौतम जी, सोनाली कुमारी जी, डॉक्टर अभिनीत कुमार श्रीवास्तव जी, सुदीप जी, महेंद्र सिंह जी आप हैं, महेश शास्त्री जी, कृष्ण मिश्र जी, ये लोग यहाँ साथ में उपस्थित है। शिव शरण यादव जी, कीर्ति चंदेल जी, डॉक्टर अक्षय द्विवेदी जी, नेहा पांडे जी, ये इतने लोग उपस्थित रहे। आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यदि किसी का नाम मुझसे छूट गया हो, डॉक्टर ज्योत्सना त्रिपाठी जी, तो वो सामूहिक रूप से समझ लें। अब इनमें 2-3 नाम और विशेष हैं जो यद्यपि कोई विशिष्ट नहीं है हम, लेकिन चूंकि एक औपचारिकता होती है धन्यवाद ज्ञापन की, तो उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा। हमारी संस्था के ही प्रबंधन समिति के और संस्था के सदस्य डॉक्टर राजेश सरकार जी, जो हमारी संस्था के सदस्य हैं, प्रबंध समिति के सदस्य हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र जी और डॉक्टर राम प्रताप मिश्र जी। मैं आपके प्रति भी, यद्यपि आप निरंतर संस्था आप ही की है, तथापि आप निरंतर जुड़े रहे, इसके लिए आपका भी आभार। डॉक्टर विमलेंदु कुमार त्रिपाठी जी, जो पर्दे के पीछे से इस पूरी व्यवस्था के संचालन में लगे हुए हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। एक नाम और है, डॉक्टर तेज प्रकाश जी जुड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैंने संभवतः उनका, अच्छा हाँ, नहीं मैं भूल गया, हाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। मैं विशेष रूप से उनका नाम लेने वाला था, वो क्रम में कहीं छूट गया, लिखा हुआ है पूरा। तो मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं देख रहा था कि आप निरंतर जुड़े हुए हैं, और आपका बहुत बहुत आभार। आगामी कार्यक्रमों में भी आप इसी तरह से जुड़ते रहें, अपनी सहभागिता बनाए रखें। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। अनुज हैं आप हमारे, तो फिर भी धन्यवाद है आपको भी। और इन सब में सबसे विशेष नाम जो है हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण है, जिनके विचार के बिना और जिनके प्रस्ताव के बिना, 2 नाम ऐसे हैं। एक हमारे सचिव जी को, यद्यपि उनको कुछ, क्या सब कार्यक्रम उन्हीं का है, उन्हीं का दिशा निर्देश है, तथापि आप जिन्हें श्वेतकेतु के, आज श्वेतकेतु नाम से जिनकी चर्चा रही, मैंने अंत में उनको इसलिए रखा क्योंकि वो एक साथ 2-3 पद धारण करते हैं। तो ये उनका वैशिष्ट्य है, या आप उनकी, इसे उनकी चतुराई भी कह सकते हैं, कि जिस व्यक्ति को कई तरह से श्रेय लेना होता है, वो कई पद धारण कर लेता है। तो एक तरफ श्वेतकेतु बन जाते हैं और सोचते हैं किसी बहाने पुस्तक पर बोलने को मिलेगा, तो उनको ये अवसर भी मिल गया। तो मैं इस नाते भी उनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि इस पुस्तक को, हमारे संस्थान द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के विवरण को जितने विस्तार रूप से आप रख सकते थे, उतना कोई और व्यक्ति नहीं रख सकता था। प्रकाशन विभाग का संयुक्त सचिव होने के नाते मैं भी उतना स्पष्ट नहीं रख सकता था। तो मेरे दायित्व को आपने स्वयं निभाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ आपके प्रति। संस्था के सचिवत्वेन भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समय समय पर आपके एकेडमिक अनुभव का भी हमें लाभ मिलता रहता है संस्थान को, उसके लिए भी आपको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सबके लिए विशेष जो हैं, संस्था के लिए हमारी संस्था के माननीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, पूरे कार्यक्रम बने रहे। मैं अंत में इनके प्रति भी संस्था की ओर से, समस्त कार्यक्रम की ओर से, संस्था के इस सम्यक रूपेण से जो कार्यक्रम संपादित हुआ, कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके लिए भी आपके निर्देश, आपके परामर्श इत्यादि को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार जिनका नाम छूट गया हो, वे भी स्वयं के प्रति मेरा धन्यवाद समझें। सबका नाम ले पाना कई बार संभव नहीं हो पाता, बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसमें कई लोग दिखाई भी नहीं पड़ते। जो लोग YouTube पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अथवा बाद में देखेंगे, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, उस पर जो लोग अभी देख रहे हैं, पूरे कार्यक्रम देख रहे थे या बाद में देखेंगे, उनके प्रति भी मेरा धन्यवाद है, आभार प्रकट करता हूँ। इस संस्था, इस पूरे आज के इस पूरे कार्यक्रम को तकनीकी रूप से संभाल कर रखने वाले हमारे अत्यंत प्रिय अनन्य अनुज डॉक्टर शंभू तिवारी जी, जो प्रायः नहीं ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु पूरा तकनीकी जो संयोजन रहता है वो उन्हीं का रहता है, उनके लिए भी हम अपनी संस्था की तरफ से कोटिशः आभार और आशीर्वाद प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ एक बार पुनः मंच में अपने संचालक जी को सौंपता हूँ। यदि किसी के नाम की कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सब लोग उसके लिए क्षमा करेंगे, और आगामी जो कार्यक्रम है उनमें भी आप इसी प्रकार जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
संस्कृत का है, तो उनका भी धन्यवाद ज्ञापित मैं आपकी ओर से कर रहा हूँ। और अब मैं शंभू तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे संस्थान के पूर्वी भारतीय एकता साधकम संस्कृतम के द्वारा कार्यक्रम को परिपूर्णता प्रदान करें। इस कुलगीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। शंभू तिवारी जी। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम अमर वाणी विजयताम अमर वाणी विजयताम। शंभू वहीं से डायरेक्ट कर दीजिए।